जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। साथियों, जो अभी का हमारा ये सेशन होने वाला है, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा एक सेशन होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम जिस टॉपिक को आज यहाँ पर कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कर्नाटक युद्ध। क्या नाम है? कर्नाटक युद्ध। तो सभी लोग अपनी कॉपी में जितने भी आप लोग जो भी आप लोग देख रहे हैं वो सब आप लोग क्या कर लेंगे, अपनी कॉपी में इस तरीके से हेडिंग डाल देंगे कर्नाटक युद्ध की। क्लियर है? तो सबसे पहले कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो कर्नाटक है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो इस तरफ जो ये वाला मैप दिख रहा है ये तो है आज का, ठीक है। यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं? आधुनिक कर्नाटक की। ये कौन सा कर्नाटक है? आधुनिक भारत का जो कर्नाटक है वो आप लोगों को कहां पर लोकेटेड दिखाई दे रहा है? जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये है आज का कर्नाटक, यानी कि 1950 के बाद वाला कर्नाटक। क्लियर हो गया? लेकिन जब हमें उस टाइम की बात करनी है जब ये कर्नाटक युद्ध हो रहा था, यानी कि 1950 से पहले वाले कर्नाटक की बात करनी है, तो उसमें कौन सा वाला कर्नाटक आता है? उसमें ये वाला कर्नाटक था। ये आप लोग देख रहे पा रहे होंगे, जो ये वाला रीजन है ये है कर्नाटक का। क्लियर है? देखिए आप लोग, जो इतना ये क्षेत्र है ये है, ये उस टाइम के कर्नाटक की बात कर रहे हैं जब 1950 से पहले वाला कर्नाटक, यानी कि वो कर्नाटक जो मुगलों के अधीन था। और मुगलों के अधीनता के बाद जब भारत में जैसे जैसे मुगल कालीन सत्ता जो है वो कमजोर होने लग जाती है, तो उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो जिस तरीके से अन्य जगह भी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है पूरा का पूरा भारतवर्ष, तो ये कर्नाटक भी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। और जो इसकी संस्थापक रहता है, इस कर्नाटक का संस्थापक रहता है, वो रहता है सदाअत उल्ला खां। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात है कब की? ये बात हो रही है हमारे आधुनिक भारत की, यानी कि 1746 के आसपास की ये बात है। अब देखिए कर्नाटक का जो युद्ध है, ठीक है, कर्नाटक का युद्ध में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसकी भी हम बात कर लेते हैं भाई। तो सबसे पहले इस कर्नाटक युद्ध के अंदर कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तीनों का समय काल आप लोगों को पता होना चाहिए और उसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि जो ये तीनों युद्ध हैं ये किस संधि के तहत रुकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हम क्या जान रहे हैं, जो आज का कर्नाटक है और तब का कर्नाटक है उनमें अंतर क्या है। अगर हम बात करें आज के कर्नाटक की, तो आज का कर्नाटक हमारा कहां पर लोकेटेड है? आज का कर्नाटक हमारा पश्चिमी घाट में लोकेटेड है, लेकिन जो तब का कर्नाटक था वो कहां था? वो पूर्वी घाट में था। ठीक है, तो ये है तब का कर्नाटक है और ये है आपका अब का कर्नाटक। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखिए, अब जो ये तब का कर्नाटक है, यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा मद्रास। ये मद्रास आप लोगों को दिख रहा होगा। तो जो ये मद्रास है भाई, ये किसका हेडक्वार्टर था? ठीक है, ये हेडक्वार्टर रहता है उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका हेडक्वार्टर है? ईस्ट इंडिया कंपनी का ये हेडक्वार्टर रहता है। और यहीं पर कहीं पर आपको दिख रहा होगा पांडुचेरी। कौन सा रीजन दिख रहा होगा? पांडिचेरी आप लोगों को दिख रहा होगा। और जो ये पांडिचेरी है भाई, ये पांडिचेरी हेडक्वार्टर है किनका? ये है फ्रेंचों का, यानी कि फ्रांसीसियों का। तो क्लियर हो गई बात? तो इस वाला जो तब का कर्नाटक है उसका संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कौन है? सदाहत उल्ला खां है। और इस वाला जो ये दूसरी बात आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है, जो ये वाला कर्नाटक है इसकी राजधानी जो हुआ करती थी वो कौन कौन सी हुआ करती थी? अकराट हुआ करती थी।
क्लियर हो गई। एक एक बात आप लोगों को क्या करनी है, अपनी कॉपी पे लिखती जानी है। उसके अलावा आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है, ठीक है, मद्रास किसके पास, किसका हेडक्वार्टर था, ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था। पांडिचेरी आपका किसका हेडक्वार्टर था, आपके फ्रेंच का हेडक्वार्टर था। क्लियर हो गई इतनी बात। इतनी ही बात आप लोगों को इससे संबंधित ध्यान रखनी है। अब हम क्या करेंगे, आगे की स्लाइड में बढ़ेंगे, ठीक है। आधुनिक कर्नाटक का आपको पता चल गया कि आधुनिक कर्नाटक यानी जो 1950 के बाद गठित होता है वो किस घाट में है, वो आपका पश्चिमी घाट में है। और जो अब पहले का जो अंग्रेजों के टाइम का कर्नाटक था या मुगलों के टाइम का कर्नाटक था, वो कहाँ लोकेटेड था, वो आपका लोकेटेड था पश्चिमी घाट में। क्लियर है इतनी बात। आप पश्चिमी घाट में तो हो गया आपका, माफ कीजिएगा, पश्चिमी घाट में होगा आपका कौन सा, पश्चिमी घाट में आपका तब वाला कर्नाटक है, अब वाला कर्नाटक है, और तब वाला आपका कहाँ है, आपके पूर्वी घाट में। क्लियर है। तो मैं समझता हूं इतनी बातें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की हम लोग स्लाइड देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अगली स्लाइड लेते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें आप लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि ये आखिरकार जो ये कर्नाटक युद्ध है, ठीक है, इसमें आप लोग क्या देखेंगे, जो ये कर्नाटक युद्ध है, ये किन किन के बीच लड़े जाएंगे। तो जो ये कर्नाटक युद्ध है भाई, ये सीधे सीधे आप लोग ध्यान रखेंगे, ये लड़े जाएंगे, एक तो लड़े जाएंगे आपके, एक साइड आपके होंगे अंग्रेज और एक साइड आपके होंगे फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी। क्लियर है। एक साइड आपके अंग्रेज होंगे और एक साइड आपके क्या होंगे, एक साइड होंगे आपके फ्रांसीसी। अब आप लोग कह रहे होंगे कि मास्टर जी ये आपस में क्यों लड़ेंगे। देखिए इनके पीछे जिस तरीके से आज आपका यूएसए और आपका चाइना सुपर पावर बनने की दौड़ में है, यानी कि इन दोनों की आज की बात टाइम की बात करें हम तो आपका अमेरिका हो गया, आपका चाइना हो गया, इनके बीच क्या है, सुपर पावर बनने की होड़ है, ठीक है, महाशक्ति बनने की होड़ है। तो ठीक उसी टाइम, उस टाइम पर जब अगर हम बात करें उस टाइम पीरियड की, तो उस टाइम पर यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में भी क्या थी, सुपर पावर बनने की दौड़ थी। तो जो ये कर्नाटक युद्ध है, ये क्या है, किसका प्रतिस्पर्धा का नतीजा है, ये नतीजा है आपकी अंग्रेज और फ्रांसीसियों की प्रतिस्पर्धा का। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि मास्टर जी कि अब आप हमें बताइए कि कितने युद्ध हुए, इसका आप समय बताइए। ये कर्नाटक युद्ध तो आपने बता दिया कि अंग्रेज और फ्रेंचों के कारण हो रहे हैं। अब देखिए ये कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रेंचों के कारण हो रहे हैं, तो इस कर्नाटक युद्ध में 3 ये कर्नाटक युद्ध होंगे और जहां से आपके पेपर में प्रश्न भी पूछे जाएंगे भाई, ठीक है। तो एक एक बात आप क्या करेंगे, अच्छे से यहां पर नोट डाउन करने का काम करेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो फर्स्ट कर्नाटक वार होता है ये कब से कब तक होता है, तो आपका जवाब होगा कि ये 1746 से लेकर इसकी जो अवधि रहेगी वो रहेगी 1748 तक की। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो होता है भाई, उसका जो टाइम पीरियड रहेगा 1749 से लेकर 1754 तक ये चलेगा। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो होगा वो आपका 1756 से लेकर चलेगा और 1763 तक इसका टाइम पीरियड होगा। तो ये तो सबसे पहले समय काल है और इस समय काल से भी आपसे
प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कर्नाटक युद्ध की सही समय क्या है। फर्स्ट आपको दे देगा 1746 से 1748, सेकंड आपको दे देगा 1749 से 1754, थर्ड आपको दे देगा 1756 से 1763 और चौथा ऑप्शन आपको दे देगा ये सभी सत्य हैं। तो आप किसकी तरफ जाओगे, ये सभी क्या हैं, सत्य है। तो मैं समझता हूं इतनी चीजें स्टेप वाइज समझना, ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझना। मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चा पहली बार भी हिस्ट्री पढ़ रहा है उसको भी समझ में आ जाए, और जो वर्षों से हिस्ट्री पढ़ रहा है उसको भी ये लगे कि हाँ मास्टर जी नया कंटेंट बता रहे हैं, घिसी पिटी बातें नहीं बता रहे। ठीक है, तो ये चीज मैं चाहता हूं दोनों प्रकार के बच्चों को ये बातें अच्छे से समझ में आए। क्लियर है? टाइम लगेगा, 1 घंटा लग सकता है, 1.5 घंटा लग सकता है, लेकिन हमेशा के लिए आपको जो ये कर्नाटक युद्ध की जो मिस्ट्रियां हैं ये हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर है? किताबों से पढ़ोगे तो किताबों से थोड़ा पेचीदा भाषा होती है और ये कर्नाटक का युद्ध आपके ऊपर से बाउंस मार लेगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए भाई, इतनी बात हम लोगों ने जान ली, इतनी बात हम लोगों ने पढ़ ली। अब सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कौन से युद्ध की, प्रथम कर्नाटक युद्ध की। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध। क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग? हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में प्रथम कर्नाटक युद्ध। देखिए भले ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है, भले ये यूट्यूब की क्लास है, लेकिन आप लोगों को इस तरीके का फील आना चाहिए कि मास्टर आपके सामने हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैं फील कर रहा हूं कि मेरे सामने ये कैमरा नहीं है बल्कि क्या है, मेरे आप सभी स्टूडेंट हो जितने भी आप लोग इसी वीडियोस को देखते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में सबसे पहले तो आपका ये समय आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी टाइम पीरियड क्या रहता है, इसकी समय अवधि क्या रहता है। तो समय अवधि आप लोगों ने सीधा लिखना है। इसका समय अवधि मैंने ऊपर भी बताया है, 1746 से लेकर 1748 तक ये युद्ध आपका चलता है। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे मास्टर जी क्या प्रथम कर्नाटक के युद्ध का मतलब क्या है कि 1746 से 1748 तक लगातार लड़ाइयां होती रही, सैन्य लड़ती रही? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई। ठीक है, ऐसा है कि इसमें क्या होता है कि ये छुटपुट लड़ाइयां अंग्रेजों, कभी आज हो गई, कभी 4 दिन बाद हो गई, कभी 8-10 दिन बाद हो गई, ठीक है, कभी 2 महीने बाद हो गई, मतलब इस टाइम पीरियड तक इनके बीच लड़ाइयां चली रही। क्लियर हो गई बात? तो 1746 से 1748 तक रहता है प्रथम कर्नाटक युद्ध का टाइम पीरियड। तो मैं समझता हूं इतनी बातें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखिए। अब आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, अब आपसे पूछा जाएगा कि इस प्रथम कर्नाटक का जो युद्ध है इसके पीछे का कारण क्या है। आपसे क्या पूछा जाएगा? कारण पूछा जाएगा। ठीक है, तो कारण में आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? कारण आपसे पूछा जाएगा तो कारण में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपका फ्रेंच है और जो जो आपके अंग्रेज हैं, इनके बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर क्या है, तनातनी है। कहां पर है? यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर जो आपका एक तरफ जो फ्रांसीसी है, जो आपके अंग्रेज हैं, उनके बीच में क्या है, तनातनी है ऑस्ट्रिया के अधिकार को लेकर। कहां पर? यूरोप में। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो अब देखिए ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच क्या है, तनातनी है, एक लड़ाई का माहौल है। तो उसी का असर देखिए, ये दो महाशक्तियां हैं, भले ये इनके बीच झड़प कहां पर होती है, यूरोप के अंदर होती है, लेकिन इसका असर जहां पर भी इनके लोग रहते हैं, जहां पर भी इनके लोग रहते हैं, चाहे वो भारत में है, चाहे वो मलेशिया में है, चाहे वो मॉरिशस में है, चाहे वो साउथ अफ्रीका में है, जैसे यूरोप में इनके बीच थोड़ा सा भी खींचतान होगी तो उसका असर पूरे विश्व में देखने को मिलेगा, जहां जहां पर ये फ्रांसीसी और अंग्रेज होंगे।
क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए, ये तो रहा कारण, ये तो रहा प्रमुख कारण, मुख्य कारण कह सकते हैं। लेकिन अब आप कह सकते हैं, अब आप बोलोगे कि मास्टर जी तात्कालिक कारण क्या रहा? तात्कालिक कहे या क्षणिक कारण कहे, ठीक है, तात्कालिक कहे या क्षणिक कारण कहें, तो वो क्या रहा मास्टर जी, उसे हमें पता है। तो बिल्कुल भाई, वो कारण क्या रहता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर कहीं ना कहीं फ्रेंच वालों के, जो फ्रांसीसी है, उनके दिमाग में अंग्रेज खटक रहे हैं और अंग्रेजों के दिमाग में फ्रांसीसी खटक रहे हैं। लेकिन दोनों को क्या चाहिए? बहाना चाहिए, बहाना चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर, ठीक है। यूरोप में जो चल रही है लड़ाई, लेकिन अब भारत में है, ठीक है, तो भारत में भी इनको क्या चाहिए? लड़ाई करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो वो तात्कालिक कारण, वो क्षणिक कारण क्या रहता है, ध्यान से समझिए आप लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कमांडर है जिसका नाम क्या है? बर्नार्ड। क्या नाम है? बर्नार्ड है। और ये बर्नार्ड क्या करता है? ये बर्नार्ड दो फ्रांसीसी जहाजों को, दो फ्रांसीसी जहाजों को, कैसे जहाजों को? जल जहाजों को, दो फ्रांसीसी जल जहाजों को क्या कर देता है? इनका किडनैप कर देता है, इनका अपहरण कर लेता है। क्लियर है बात? अब देखिए, यही इस युद्ध का, यही प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर है बर्नार्ड, और उसके द्वारा दो फ्रांसीसी जल जहाजों का क्या किया जाता है? अपहरण किया जाता है। क्लियर हो गई? इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, जितना मैं समझता हूं। क्लियर है? ये पूरा प्रकरण आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग अगली स्लाइड में चलते हैं और वहां पर जानते हैं कि अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो अपना स्टेप उठा लिया, इन्होंने इनका जहाज क्या कर लिया? किडनैप कर लिया। लेकिन अब फ्रांसीसी भी तो अपना स्टेप उठाएंगे ना, फ्रांसीसी भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो अब आप लोग देखिएगा कि फ्रांसीसी क्या करते हैं। अगली स्लाइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अब फ्रांसीसी यहां पर क्या करते हैं। तो देखिए, ये यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, इस मैप को थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं? बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। बहुत है इतना बड़ा, चलिए। अब आप लोग यहां पर देखना, ये वाला क्षेत्र है कर्नाटक। कर्नाटक का है, आप लोग जानते हैं। यहां पर क्या है? यहां पे मद्रास है। कहानी समझना मैप के थ्रू, बहुत बढ़िया समझ पाओगे। और यहां पे पुदुचेरी। आप लोग जानते हैं मद्रास किनका हेडक्वार्टर है? आईईसी का है, ईस्ट इंडिया कंपनी का है। और पुदुचेरी किसका है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का है। आप लोग जानते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब होती है? 1600 में होती है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1664 में हो जाती है। क्लियर है? इतनी बात आप लोग समझ गए? यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं रह रही होगी। अब देखिए, पिछली स्लाइड में आप लोगों ने कहानी क्या देखी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर है बर्नार्ड, कौन है? बर्नार्ड। उस बर्नार्ड ने दो जल जहाज क्या कर लिए हैं? लूट लिए। किनके लूटे? इन फ्रांसीसियों के लूटे। अब देखिए, अब फ्रांसीसी के लूटे तो फ्रांसीसी भी क्या करेंगे? कुछ ना कुछ स्टेप तो मेरे भाई जरूर उठाएंगे, ये लोग चुप नहीं रहेंगे, ठीक है। तो फ्रांसीसी कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इनका जो उस टाइम पर गवर्नर था, उसका नाम था ड्यूप्ले। और ये बहुत ही शातिर शख्स था और बहुत तेज तर्रार शख्स था, ठीक है। अब ये ड्यूप्ले क्या करता है?
अब देखिए यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कर्नाटक है, ठीक है। ये आपका क्या है, यहां पे देखिए ये जो आपका कर्नाटक है, ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, कर्नाटक है। अब देखिए कर्नाटक में कोई ना कोई क्या होगा, नवाब भी तो होगा ना भाई। यहां पर क्या है, नवाब कौन है, नवाब है यहां पर अनवरुद्दीन। नवाब कौन है, नवाब आपका अनवरुद्दीन है। क्लियर है। अब जो ये डुप्ले है, जो ये आपका ड्यूप्ले है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, क्या स्टेप लेता है, ये किसके पास जाता है, इस अनवरदीन के पास जाता है। इस अनवरदीन के पास जाता है और इससे कंप्लेंट करता है, ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। इससे कंप्लेंट करता है कि साहब नवाबजादे, हमारा 2 जहाज क्या कर दिए गए हैं, इन मद्रास वालों के द्वारा या इन ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के द्वारा लूट लिए गए हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आप उन्हें पनिश कर दीजिए और मैं आपका सहयोग दूंगा। और हम क्या कर देते हैं, मद्रास को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मद्रास को जैसे ही हम जीत लेंगे, हम मद्रास आपको दे देंगे। क्लियर है। लेकिन अनवरदीन जो है, अनवरदीन इसकी एक भी नहीं सुनता है। अनवरदीन इसकी बात को क्या करता है, इग्नोर कर देता है और इसको वहां से वापस भेज देता है खाली हाथ। क्लियर है। चलिए यहां से डुप्ले के मन में कौन खटकने लग जाता है, अनवरदीन भी खटकने लग जाता है। एक दुश्मन अनवरदीन भी इसके दिमाग में बैठ जाता है, अंग्रेज तो इसके दुश्मन पहले से ही थे। क्लियर हो गई बात, इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब अनवरदीन ने जब इसकी मदद नहीं की, तो अब देखिए जिस तरीके से भारत में ड्यूप्ले गवर्नर है फ्रांसीसियों का, उसी तरीके से मॉरिशस में, क्या ध्यान रखना, मॉरिशस में फ्रांसीसियों का गवर्नर है एक शख्स जिसका नाम है ला बुर्डानी। क्या नाम है जिसका, ला बुर्डानी। तो अब ये जो डुप्ले है, ये क्या करता है, इसकी आप नीति देखिए। अब इसे लगता है कि भारत से तो मेरी मदद नहीं होने वाली है, तो ये ला बुर्डाने को, जो ये ला बुर्डाने हैं, इसे क्या करता है, इसके पास संदेश भिजवाता है। जो ये आपका ला बुर्डाने हैं, इसके पास संदेश भिजाता है कि तुम क्या करो, मेरी मदद करो। यानी कि इससे क्या मांगता है, ये मदद मांगता है और ला बुर्डाने रेडी हो जाता है। और ला बुर्डाने क्या करता है, यहां से 3000 की सेना, 3000 की सेना भेजता है। और इस ये वाला जो क्षेत्र आप लोगों को दिख रहा होगा मद्रास, कितनी सेना, 3000 सैनिक लेके इस मद्रास वाले क्षेत्र को घेर लेता है। ये आप लोगों को दिख रहा है मद्रास, और इस क्षेत्र को ये जीतने में कामयाब हो जाता है। अब देखिए, अब ला बुर्डाने यहां पर एक गेम खेलता है, और गेम क्या खेलता है ये ला बुर्डाने, वो आप लोगों को ध्यान रखना। ये ला बुर्डाने यहां पर मांग करता है फिरौती की, और फिरौती किससे मांगता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से मांगता है। ईस्ट इंडिया कंपनी से ये क्या मांगता है भाई, फिरौती मांगता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को ये बोलता है कि चलो मैंने जीत लिया, मैंने ये क्षेत्र जीत लिया, लेकिन अभी भी मैं तुम्हें ये क्षेत्र दे सकता हूं, लेकिन बदले में तुम लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और कुछ क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को मेरे को क्या करना है, 40,000 पाउंड देने हैं। कितना देना है, 40,000 पाउंड देने। क्लियर है। फिरौती मांगता है ईस्ट इंडिया कंपनी से 40,000 पाउंड की। लेकिन इस बात से क्या होता है, ड्यूप्ले नाराज हो जाता है, यार फिरौती नहीं, हमें तो पूरा, हमें मुझे दे दे मद्रास। ठीक है। तो देखिए, ये ला बुर्डाने आया तो ड्यूप्ले की मदद करने के लिए था, लेकिन अपना फायदा यहां पर देखता है और अपने फायदे के फलस्वरूप
ठीक है, अपने फायदे के लिए ये क्या करता है, ये शख्स यहाँ पर क्या कर देता है, 40,000 पाउंड में फिर से 40,000 पाउंड अपने पास लेता है और मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी को दे जाता है और फिर अपना वापस चला आता है। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब लेकिन जो ये ड्यूप्ले था, लाबुर्डाने अपने यहां चले गया। लाबुर्डान ड्यूप्ले बोलता है यार जब लाबुर्डाने इनको हरा सकता है तो मैं भी तो इन लोगों को हरा सकता हूं। तो लाबुर्डाने फिर अपनी सेना लेकर जैसे ही वापस जाता है तो जो ये हमारा कौन है, जो ये ड्यूप्ले है, ये अटैक कर लेता है मद्रास के ऊपर और मद्रास को ये जीत लेता है। यानी कि जो मद्रास है ये किसके पास आ गया, ये मद्रास फिर से आ गया, ये मद्रास आपके फ्रांसीसियों के पास आ गया। क्लियर है? इतनी कहानी आप लोग समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, इस कहानी को समझने तक मैं नहीं समझता हूं कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। ठीक है, इतना आप लोग जान गए होंगे, दोबारा एक्सप्लेन करने की मैं नहीं समझता हूं कि जरूरत है यहां पर। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे का आप लोग प्रकरण देखिए, आगे क्या होगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्या है, कैरेक्टर्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से क्या चले गया, मद्रास चले गया। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी क्या करती है, अनुवर्दीन की मदद के लिए जाती है, अनुवर्दीन के पास जाती है और अनुवर्दीन से बोलती है कि आप हमारी क्या करिए, हमारी आप लोग सहायता करिए। ठीक है, और अब देखिए अनुवर्दीन ने तो ड्यूप्ले की मदद करने से क्या किया था, मना किया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करने के लिए क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। क्लियर है? अब देखिए जब अनुवर्दीन रेडी हो जाता है, अब देखिए अंग्रेज लोग पता नहीं अनुवर्दीन को वो पट्टी पढ़ा जाते हैं जो ड्यूप्ले नहीं पढ़ा पाया था। ठीक है, तो क्या होता है, एक होती है अब अनुवर्दीन अटैक करेगा किस पर, फ्रांसीसियों पर। ठीक है, तो देखिए 1748 की बात है, कब की बात है, 1748 की बात है और 1748 में ही होती है सेंड टॉम की लड़ाई, या सेंड टॉम कहे या थॉम कहे, सेंड टॉम की लड़ाई। तो एक प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है भाई कि सेंड टॉम की लड़ाई कब हुई थी, तो सेंड टॉम की लड़ाई हुई थी आपका 1748 के अंदर। अब देखिए लड़ाइयां और भी हुई थी, ठीक है, नोक झोंक तो जो आपके फ्रांसीसी हैं, जो आपके अंग्रेज हैं, उनके बीच और भी हुई थी, लेकिन ये एक बड़ी लड़ाई थी। तो इस लड़ाई का क्या रहेगा, अपना एक रोल रहेगा। तो इसलिए इस लड़ाई को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि सेंट टॉम की लड़ाई कब होती है, आप बताओगे 1748 में। अब इस लड़ाई में कौन कौन कैरेक्टर हैं वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तरफ रहेगा कर्नाटक और दूसरी तरफ है आपकी फ्रेंच कंपनी। क्लियर है? अब जो ये कर्नाटक है, यहां का नवाब कौन है, अनुवर्दीन है, अनुवर्दीन यहां का नवाब है। अब अनुवर्दीन क्या करेगा, खुद तो नवाब है तो खुद लड़ाई में नहीं जाएगा, अपने सेनापति को भेजेगा, अपने सेनापति को ये लड़ाई में भेजता है जिसका नाम है महमूद खां। इसका सेनापति का नाम क्या है, महमूद खां। और महमूद खां कितने की सेना लेकर जाता है, 10,000 की सेना लेकर जाता है। कितने की सेना लेकर जाता है, 10,000 सैनिक अपने साथ लेकर जाता है। क्लियर है? और फ्रेंच कंपनी का गवर्नर है ड्यूप्ले।
यानी कि जो कर्नाटक के नवाब का रोल है, अनुवर्दीन का रोल है, वही रोल फ्रेंच कंपनी की तरफ से ड्यूप्ले का है। तो ड्यूप्ले भी खुद लड़ाई में नहीं जाता है, वो अपने कमांडर पैराडाइज को भेजता है। इसका कमांडर कौन है? पैराडाइज है, इसको ये युद्ध में भेजता है। अब देखिए, इनके पास 10,000 सैनिक है और ये अपने साथ केवल ले जाता है कितने की सेना? 1000 के आसपास की सेना, जिसमें 230 लोग तो इसके पास क्या रहते हैं? फ्रांसीसी रहते हैं, और 700 के करीब जो सेना रहती है वो क्या रहती है? भारतीयों के द्वारा, जो भारतीय सेना मिलाकर तैयार की जाती है, भारतीय लोगों के द्वारा बनाकर एक सेना तैयार की जाती है। यानी कि 930 व्यक्ति 10,000 सैनिकों का मुकाबला करने के लिए तैयार है सेंट टॉम की लड़ाई में। अगर आपसे मैं पूछूंगा कि इस लड़ाई को कौन जीतेगा, तो आप खटक से कहोगे कि महमूद खां जीत जाएगा, कर्नाटक का नवाब अनुवर्दीन जीत जाएगा। लेकिन नहीं, इतिहास कुछ और कहता है साथियों। और इस लड़ाई में क्या होती है? इस लड़ाई में आपका जीत जाती है फ्रेंच कंपनी। किसकी जीत होती है? फ्रेंच कंपनी की इसमें जीत होती है, और अनुवर्दीन की इसमें क्या हो जाती है? हार हो जाती है। ठीक है, तो ये सीधा का सीधा ये अनुवर्दीन के मुंह पे तमाचा नहीं था, बल्कि आसपास के जितने भी राज्य थे, जितने भी राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे, स्वतंत्र घोषित राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे भारत के अंदर, उनके अंदर इस ड्यूप्ले की इस हार ने बेहद खड़ा कर लिया था, और सबको ये लगने लग गया था, ठीक है, ये सीधा सीधा सभी भारतीय शासकों के मुंह पे एक तमाचा था, और सबने ये मान लिया था कि हम इन यूरोपी की जो सेना है इनसे नहीं जीत सकते हैं। जब 900 लोग 900 हैं इनके पास, और ये हमारे 1000 सैनिकों को क्या कर सकते हैं? ध्वस्त कर सकते हैं। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर है? आ रहा होगा आप लोगों को समझ में। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि मास्टर जी ये युद्ध चलता रहेगा, ठीक है, कुछ समाप्त नहीं होगा क्या युद्ध? देखिए, जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत भी तो होता है भाई, ठीक है। तो अंत हम यहां पर देखेंगे, अंत किस तरीके से होता है। अंत आप लोग देखना, अंत देखना, यहां पर ही कर लेते हैं इसका अंत। अंत कैसे होगा? अंत होगा, एक संधि होती है। अब देखिए, आप कहेंगे मास्टर जी संधि क्यों होगी? संधि इसलिए होगी भाई, संधि इसलिए होगी क्योंकि जैसे ही इनके बीच, जैसे ही इनके बीच यूरोप में, अंग्रेज और फ्रांसियों के बीच यूरोप में क्या हो जाएगा? आपका समझौता हो जाएगा, यूरोप में थोड़ा स्थिति शांत हो जाएगी, तो वैसे अन्य जगह भी, ठीक है, अन्य जगह भी इनके बीच क्या हो जाएगा? मामला शांत हो जाएगा। तो इनके बीच एक संधि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होती है, एक्सला। कौन सी संधि होती है? एक्सला सोपल संधि। कौन सी संधि होती है? एक्सला सोपल संधि होती है। और जिस संधि के तहत क्या होता है, एक साइड आप लोग लिखेंगे अंग्रेज और एक साइड आप लिखेंगे फ्रांसीसी। एक साइड अंग्रेज लिखेंगे, एक साइड फ्रांसीसी लिखेंगे। तो जो ये अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेज क्या करेंगे? इनको लौटा देंगे। क्या क्या लौटाएंगे भाई? अंग्रेज इनको लुईबर्ग, लुईबर्ग का क्षेत्र लौटा देंगे, जो कहां पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। और फ्रांसीसी लोग क्या करेंगे? फ्रांसीसी लोग इन्हें कौन सा क्षेत्र लौटा देंगे? लुईबर्ग। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को लौटा लिया, और बदले में भारत का जो क्षेत्र है कौन सा? मद्रास। ये मद्रास फ्रांसीसियों ने
अंग्रेजों को लौटा दिया और मामला खत्म हो जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध का। क्लियर है? तो मैं समझता हूं कि आप लोगों के समझ में जो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध है ये बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित जितनी भी बातें थी वो क्लियर हो गई। संधि हो जाती है कौन सी, पूछा जा सकता है कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है उसका अंत किस संधि के साथ होता है, तो उसका अंत होता है एक्सला-सोपल संधि के साथ। ठीक है, और अंग्रेज क्या कर देते हैं, लुईबर्ग यूएसए में जो पड़ता है उसे फ्रांसीसियों को दे देते हैं, और फ्रांसीसी क्या कर देते हैं, जो आपका भारत का जो मद्रास वाला क्षेत्र है वो अंग्रेजों को दे देता है, और इनके बीच की लड़ाई भी खत्म हो जाती है। क्लियर है? इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां तक आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए भाई, अब हम लोग बात करते हैं अगले कर्नाटक युद्ध की। ठीक है, और अगले कर्नाटक युद्ध के लिए हम अगली स्लाइड पर जाएंगे। अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना भाई आप लोग क्लास कमेंट बॉक्स में कि कैसी आप लोगों को ये क्लास लगी। ठीक है, तो अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए दूसरा कर्नाटक युद्ध। क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग? हेडिंग आप लोग डालेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और जो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध है इसका जो टाइम पीरियड रहेगा भाई 1749 से लेकर 1754 तक का रहेगा। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को क्या करनी है, यहां पर नोट करनी है, ध्यान रखनी है। अब देखिए जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं भाई द्वितीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित, वो सब आप लोगों को क्या करने हैं, याद रखने। अब देखिए फिर से वहां पर उनके बीच लड़ाइयां शुरू होती है, फिर से इनके बीच भी क्या होने लग जाता है, यहां पर नोक-झोंक शुरू होने लग जाती है। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे तात्कालिक कारण। ठीक है, आप लोग जानेंगे कौन सा कारण, तात्कालिक कारण। अब देखिए तात्कालिक कारण क्या रहेगा, एक एक बात आप लोगों को क्या करनी है यहां पर बिल्कुल अच्छे से समझनी। और प्रथम कर्नाटक युद्ध अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए एक साइड आप क्या करेंगे, एक साइड आप लोग लिखेंगे हैदराबाद। ठीक है, अगर आप सीधा सीधा यहां पर मैप, छोटा सा मैप बनाता हूं मैं, ठीक है, देखना आप लोग। तो ये है आपका कर्नाटक वाला क्षेत्र और ये इसी के ऊपर है आपका ये हैदराबाद वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका हैदराबाद हो गया और ये आपका यहां पर हो गया कर्नाटक। क्लियर है? इतनी बात हो गई है। अब देखिए जो ये हैदराबाद है, हैदराबाद का आपसे संस्थापक पूछा जाता है। हैदराबाद का संस्थापक बताइए, तो आपको ध्यान रखना है हैदराबाद का जो संस्थापक है उसका नाम है निजाम उल मुल्क। कौन है संस्थापक? निजाम उल मुल्क। कर्नाटक में आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है बात, कर्नाटक का संस्थापक सदात उल्ला खां, मैंने बताया था, यहां पर भी बता देता हूं, सदात उल्ला खां क्या है, यहां का संस्थापक है। क्लियर है? दोनों जगहों के संस्थापक का नाम आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए भाई, अब मामला आप लोग आगे का देखिए। अब जो ये हैदराबाद है, हैदराबाद में जो ये हैदराबाद का संस्थापक है जिसका नाम क्या है, निजाम उल मुल्क। ये निजाम उल मुल्क के एक तो बेटा है और एक है इसका पोता, और इसके बेटे और पोते के बीच एक जंग है, वो है गद्दी पर बैठने की।
पोते का नाम क्या है? नासिर जंग है। बेटे का नाम नासिर जंग है और पोते का नाम मुजफ्फर जंग है। बोरियत लगेगा आपको, लेकिन भाई पेपर में आना है इसने, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, अपनी रातें खराब करनी पड़ेगी, अपने दिन खराब करने पड़ेंगे अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए। तो देखिए, पोता बेटा कौन है? नासिर जंग है। पोता आपका मुजफ्फर जंग है। क्लियर हो गई इतनी बात? इनके बीच क्या चल रही है? उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है। एक बोल रहा है कि मुझे गद्दी चाहिए, दूसरा बोल रहा है मुझे गद्दी चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखिए, उसी तरीके से कर्नाटक में भी क्या चल रही है? गद्दी के लिए संघर्ष चल रहा है। और कर्नाटक में किस तरीके से संघर्ष चल रहा है? कर्नाटक का नवाब है अनुवरुदी। ठीक है, लेकिन एक और शख्स है जिसका नाम है चंदा साहब, और चंदा साहब भी इसी अनवरदीन की खानदान का है, और इसको भी क्या बैठना है? गद्दी पर बैठना है, क्योंकि जब बैठना था तब इसे ये मराठों की कैद में था, और कुछ समय के लिए यहाँ पर अनवरदीन को बिठाया गया था, लेकिन अनवरदीन अब उठने को तैयार नहीं। अनवरदीन कहता है कि भाई अब तो मैं ही राजा। क्लियर हो गई इतनी बात? इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूं। ठीक है, तो बेटा नासिर जंग, पोता मुजफ्फर जंग के बीच लड़ाई चल रही है निजाम मुल्क के हैदराबाद के अंदर, और कर्नाटक में अनवरदीन और चंदा साहब के बीच क्या हो रहा है? गद्दी के लिए संघर्ष हो रहा है। अब देखिए, ड्यूप्ले के दिमाग में एक खोज आती है कि भाई अब हम लोगों को व्यापार तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अब हमें आगे भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ड्यूप्ले के माइंड में क्या आया? ड्यूप्ले जो है ये क्या करता है? ये गेम खेलता है दोनों साइड। जो ये आप हैदराबाद देख रहे हैं और जो ये आप कर्नाटक देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहां ये क्या करता है? जो ये आपका ड्यूप्ले है, D4 ड्यूप्ले, जो ये आपका ड्यूप्ले है, ये सपोर्ट करता है किसका? कर्नाटक में चंदा साहब का, और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का। क्लियर है? अब अंग्रेज क्या चुप रहेंगे? आपको लग रहा है कि अंग्रेज कहीं से चुप रहेंगे? नहीं, अंग्रेज भी यहां पर चुप रहने वालों में से नहीं है, और अंग्रेज भी क्या कर लेते हैं? कर्नाटक में सपोर्ट करेंगे किसका? अनवरदीन का, और यहां पर जो आपका ये हैदराबाद है, यहां पर सपोर्ट करेंगे नासिर जंग का। एक साइड मैंने EIC लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, और एक साइड मैंने ड्यूप्ले लिखा है। क्लियर हो गई इतनी बातें? आप लोगों को क्लियर हो गई? अब देखिए, अब भाई ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड युद्ध के लिए तैयार, ये जो पृष्ठभूमि है ये तैयार हो गई है। ठीक है, अब जैसी ये पृष्ठभूमि तैयार हो गई है, तो वैसी क्या होगा भाई? कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, तो यहां आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है? अब आप लोग देखिए, अब 1749, जिस तरीके से वहां पे 1748 में सेंट थॉम का युद्ध हुआ था, सेंट टॉम का युद्ध हुआ था, उसी तरीके से 1749 के अंदर यहां पर होगा अंबूर का युद्ध। क्या होगा? अंबूर का युद्ध होगा भाई। अब देखिए, इस अंबूर के युद्ध में क्या क्या चीजें होगी, वो अब आप लोगों को यहां पर एक एक करके जाननी है। इस अंबूर के युद्ध में क्या होता है? एक तरफ तो होगी आपकी फ्रेंच सेना, और एक साइड होगा आपका अनवरदी।
एक साइड क्या होगी, फ्रेंच सेना, और एक साइड है आपका अनुवर्दी। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है, इसमें जीत किसकी होगी इस अंबोर के युद्ध में? जीत होती है फ्रेंच की, फ्रांसीसियों की जीत हो जाती है। और जो ये आपका अनुवर्दीन है, ये इस युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, अनुवर्तीन मारा जाता है, और यानी कि फ्रेंच जीत जाते हैं। तो फ्रेंच वाले क्या करते हैं, चंदा साहब को यहां का नवाब बना देते हैं। अब जब चंदा साहब को नवाब बनाएंगे तो बदले में चंदा साहब भी तो कुछ ना कुछ देगा ना अंग्रेजों को। तो चंदा साहब जैसे ही नवाब बन जाता है तो 80 गांव चंदा साहब फ्रेंच वालों को दे देते हैं। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है। अब लेकिन एक और फैक्ट है, इस अनवरदीन का बेटा है मोहम्मद अली। बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जो है, अब होता क्या था कि मोहम्मद अली जो है वो भाग जाता है तृष्णापली। अली गया तली। तृष्णा अली में मोहम्मद अली भाग जाता है। क्यों भागता है? देखिए, पहले क्या होता था कि जैसे कोई शासक है वो मारा जाता था तो उसका बेटा चाहे छोटा है, नाबालिग है, उसको भी समाप्त कर लेते थे। क्यों? क्योंकि ये कारण माना जाता है उसे समाप्त करने के पीछे कि जो उत्तराधिकार का जो संघर्ष है वही खत्म हो जाए, उत्तराधिकार की कोई लकड़ी ना रहे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये मोहम्मद अली कहां चले जाता है? तृष्णापल्ली चला जाता है। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों के समझ में आ जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे हैदराबाद में क्या होता है। हैदराबाद में भी डुप्ले के सहयोग से मुजफ्फर जंग गद्दी पर बैठ जाता है। और बदले में, अब जब डुप्ले मुजफ्फर जंग को गद्दी पर बिठा रहा है तो बदले में ये डुप्ले को भी कुछ ना कुछ देगा ना। ये मुजफ्फर जंग जो है ये कुछ ना कुछ देगा। तो ये क्या देता है, ये कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है वो डुप्ले को दे देता है। क्लियर है? अब क्या होता है, जैसे ही इस मुजफ्फर जंग की मौत होती है तो इसके बाद यहां का जो इसका उत्तराधिकारी कौन बन जाता है? सलात जंग बन जाता है। इतनी कहानी आप लोगों ने समझ ली। ठीक है, कि पूरा का पूरा जो भौकाल रहता है भाई वो किसका रहता है? वो डुप्ले का रहता है। डुप्ले जिसे चाह रहा है, जहां चाह रहा है, उसे राजा बना रहा है। क्लियर है? इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए भाई, अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया जिस तरीके से, देखिए ये आप लोग एक समझना, जिस तरीके से हमारी लाइफ में मामा और फूफा का रोल रहता है ना, दोनों का रोल बराबर रहता है। तो उसी तरीके से इंडियन हिस्ट्री में
दो शख्स हैं, एक है डुप्ले और दूसरा है रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों शख्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नेतृत्व है, जो बागडोर है, वो कहीं ना कहीं आ जाती है रॉबर्ट क्लाइव के हाथ। जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव को मौका दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल संभालने की, तो ये रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, एक चाल खेलता है। चाल क्या खेलता है, ध्यान से देखना आप लोग। अब तृष्णापली, तृष्णापली में कौन है आपका, मोहम्मद अली। किसका बेटा, अनवरुद्दीन का बेटा। और अब देखिए, ये मोहम्मद अली का जो बेटा है तृष्णा अली में है, सबसे पहले ये इसको छुड़ाएंगे। और दूसरा काम ये क्या करेंगे, अकार्ट जो कर्नाटक की राजधानी है उस पर अटैक करेंगे और वहां पर किसको हराएंगे, फ्रांसीसी की सेना को हराएंगे। क्लियर है? काम इनके पक्ष में हो रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव की मोहम्मद अली को छुड़ा लिया, अकराट जो है वहां पर इन्होंने फ्रांसीसी की सेना को हरा दिया। अब कौन लड़ाई के लिए आ रहा है, चंदा साहब। चंदा साहब याद होगा आपको ये कैरेक्टर। तो इस चंदा साहब जो अनवरुद्दीन की जगह गद्दी पर बैठा था, इसको कौन मार लेता है रास्ते में, तंजौर का एक शासक इसका दुश्मन रहता है, इसकी वो हत्या कर लेता है। यानी कि तंजौर शासक है वो चंदा साहब का क्या कर लेता है, मैटर क्लोज कर लेता है। यहां से ठीक है, अकार्ट में फ्रांसीसी सेना जो है वो हार जाती है रॉबर्ट क्लाइव से। ठीक है, और मोहम्मद अली को रॉबर्ट क्लाइव क्या करने में सफल हो जाता है, छुड़ाने में सफल हो जाता है और इस मोहम्मद अली को ये कर्नाटक का शासक बना लेते हैं। यानी कि जिस तरीके से ड्यूप्ले गेम खेल रहा था उसी तरीके से रॉबर्ट क्लाइव गेम खेलने लग जाता है और फाइनली ये किसको शासक बना लेता है, कामयाब हो जाता है मोहम्मद अली को शासक बनाने में। कहां का, कर्नाटक। क्लियर है? अब जैसे ही ये चीज हो जाती है भाई, ठीक है, जैसे ही ये प्रकरण हो जाता है, ठीक है, तो वैसे ही क्या करते हैं, जो आपका जैसे ही ये घटना हो जाती है, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती है, तो फ्रेंच सरकार क्या कर देती है, यहां पर एक बहुत बड़ी भूल कहें या गलती कहें, वो डिप्लोमेटिक डुप्ले को वापस बुला लेती है, वापस फ्रेंच में बुला लेती है। कब, 1754 की बात है। 1754 में इसे ये अपने यहां पर बुला लेती है और यहां पर एक नया गवर्नर, यहां पर फ्रेंच सरकार क्या कर देती है, एक नया गवर्नर भेजती है जिसका नाम है गॉडेहियो। और ये गॉडेहियो 1754 में इनके साथ, ये गॉडेहियो कब आता है बनके गवर्नर, 1 अगस्त 1754। ठीक है, 1 अगस्त 1754 आप लोगों को ध्यान रखना है। 1 अगस्त 1754 को यहां पर गवर्नर बनकर आता है और जितने अंग्रेजों के साथ यानी कि EIC के साथ ये क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। और उस संधि को क्या कहते हैं, उसी संधि को बोलते हैं पांडिचेरी की संधि। कहां की संधि, पांडिचेरी की संधि कहा जाता है। क्लियर है? और पांडिचेरी की संधि के तहत क्या होता है, एक तरफ EIC और एक तरफ है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। जो क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीते थे वो उन्होंने फ्रांसीसियों को लौटा दिए और जो फ्रांसीसियों ने जीते थे वो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को लौटा दिए।
आप कह रहे होंगे जब मास्टर जी लौटाना ही था तो इन्होंने लड़ाई ही क्यों लड़ी। ठीक है, तो खैर देखिए, इतना दो कर्नाटक के युद्ध, ठीक है, हमारे जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे वो हम लोगों ने क्या कर लिए हैं, यहाँ पर पढ़ लिए। अब हमने यहाँ पर बात करनी है तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। किस युद्ध के बारे में बात करनी है भाई? तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। अब देखिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है ये कब से कब तक होता है? 1756 से लेकर 1763 तक होता है, और इसी युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी बोला जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि सप्तवर्षीय युद्ध किसे कहते हैं, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो 1756 से लेकर 63 तक चलता है उसे सप्तवर्षीय युद्ध बोला जाता है। और इस युद्ध के पीछे जो कारण है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। क्या कारण है? जैसे ही एक बार फिर से कहां घटनाक्रम यूरोप में होता था उसका सीधा असर यहां पर पड़ता है। तो यूरोप में क्या होता है, एक राष्ट्र है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच कारण पूछे जा सकते हैं आपके बीच। ऑस्ट्रिया की तरफ से था फ्रांस और प्रशा की तरफ से था आपका ब्रिटेन। जैसे ही इन दो राष्ट्रों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है तो वैसे ही भारत में भी युद्ध शुरू हो जाता है, यानी कि EIC इनटू किसके बीच में? फ्रांस के बीच में। फ्रांसीसी का नया गवर्नर बनकर आता है डी लाली। कौन आता है? लाली इनका गवर्नर बन के आता है, जिसके हाथों में फ्रांसीसी लोग सैनिक प्लस असैनिक, फ्रांसीसी जो सरकार है सैन्य प्लस असैन्य मामले दोनों की पावर इसे दे देते हैं। ठीक है, प्रकरण समझना आप लोग, इतनी कहानी हो जाती है। इसके बाद एक बहुत जबरदस्त बैटल होता है जिसे इतिहास में 1760 में आप लोग ये बैटल होता है जिसे इतिहास में आप जानते हैं वांडीवास के युद्ध के नाम से। वांडीवास का युद्ध, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वांडीवास का जो युद्ध है ये कब हुआ था, तो ये 1760 में हुआ था भाई। और इस वांडीवास का जो ये युद्ध है ये किस किस के बीच में होता है? तो एक तरफ है फ्रांसीसी, दूसरी तरफ है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज हैं, और ये युद्ध आपका भारत में होता है, वांडीवास का युद्ध। इसमें जो आपके ये फ्रेंच लोग हैं ये बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। नेतृत्व कर रहा होता है लाली, और इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा होता है अंग्रेज कमांडर आयरकुट। बुरी तरीके से इस युद्ध में परास्त हो जाती है फ्रांसीसी सेना, और इतनी बुरी तरीके से हार जाती है कि इन्हें संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और युद्ध की समाप्ति हो जाती है। और वो संधि रहती है पेरिस की संधि, और पेरिस की संधि के साथ ही ये युद्ध क्या हो जाता है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? अब इस संधि में क्या होता है कि दोबारा अपने फ्रांस राजनीतिक हस्तक्षेप में नहीं फैलाएगा,
और कुछ क्षेत्रों तक ही इसके व्यापारिक अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं। तो दोबारा फिर यही रहता है कि फ्रांस वाले जो लोग हैं वो सिर्फ कुछ हिस्सों तक ही व्यापार करते हैं और ज़्यादा वो व्यापार करने के बारे में नहीं सोचते हैं। और ये इस युद्ध के साथ, इस वांडीवास के युद्ध के साथ साथ ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि जो आपकी 4-5 यूरोपीय कंपनी है, सिर्फ जो यहाँ पर राज करेगी, जिसका यहाँ पर दबदबा चलेगा, जिसका यहाँ पर सिक्का चलेगा, वो होगी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये काफी निर्णायक चैप्टर था। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की बहुत सारी संभावनाएं रहती है। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरूर शेयर करना। ठीक है, ये क्लास इस तरीके से डिजाइन करी गई थी कि एक पहली बार पढ़ने वाले बच्चा भी इस क्लास को भली भांति समझ पाए और जो वर्षों से इतिहास को पढ़ रहा है उस छात्र को भी इसमें बहुत कुछ नया देखने को मिले। बाकी जय हो, मिलते हैं आप लोगों को अगले सेशन में। और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना भाई कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी।